न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। अमेरिका के टेनेसी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, घायल हुए कम से कम 40 लोग। चीन के केमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट के बाद बना मशरूम क्लाउड। ऑपरेशन सिंदूर का असर, अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका के टेनेसी में हुआ है एक दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, घायल हुए हैं कम से कम 40 लोग। अमेरिका में दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसा उस वक्त हुआ जब एक यात्री वाहन और बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 40 लोग घायल हैं। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में बस और एक अन्य यात्री वाहन के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। टेनेसी हाईवे पेट्रोल के एक बयान के अनुसार ये दुर्घटना सोमवार शाम मेडिसन काउंटी के एक राजमार्ग पर हुई। टेनेसी डिपार्टमेंट और सेफ्टी एंड होमलैंड सिक्योरिटी के विशेष एजेंट एवं प्रवक्ता जेसन पैक के अनुसार हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। मेडिसन काउंटी के अग्निशमन विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के अनुसार इस घटना में लगभग 40 लोग घायल हुए, जिनमें से 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस संचालन कंपनी के प्रवक्ता ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि यात्रियों को लेकर बस मेफिन्स के नशविले जा रही थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराए गए अधिकतर लोगों को छुट्टी दे दी गई। हादसे के कारणों का पता अभी तक नहीं लगाया गया है। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई है। हादसा उस वक्त हुआ था जब एक बस और SUV की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद SUV में आग लग गई थी। अमेरिका के टेनेसी में हुआ है एक दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत, घायल हुए हैं कम से कम 40 लोग। अमेरिका में दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसा उस वक्त हुआ जब एक यात्री वाहन और बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 40 लोग घायल हैं। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में बस और एक अन्य यात्री वाहन के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। टेनेसी हाईवे पेट्रोल के एक बयान के अनुसार ये दुर्घटना सोमवार शाम मेडिसन काउंटी के एक राजमार्ग पर हुई। टेनेसी डिपार्टमेंट और सेफ्टी एंड होमलैंड सिक्योरिटी के विशेष एजेंट एवं प्रवक्ता जेसन पैक के अनुसार हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। मेडिसन काउंटी के अग्निशमन विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के अनुसार इस घटना में लगभग 40 लोग घायल हुए, जिनमें से 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस संचालन कंपनी के प्रवक्ता ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि यात्रियों को लेकर बस मेफिन्स के नशविले जा रही थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कराए गए अधिकतर लोगों को छुट्टी दे दी गई। हादसे के कारणों का पता अभी तक नहीं लगाया गया है। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई है। हादसा उस वक्त हुआ था जब एक बस और SUV की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद SUV में आग लग गई थी। और अब अगली खबर। चाइना के केमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट के बाद मशरूम क्लाउड बन चुका था। चीन के पूर्वी शादोंग प्रांत में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट हो गया था। विस्फोट के बाद रासायनिक संयंत्र में आग और धुएं का विशाल गुबार उठता हुआ नजर आया। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में मंगलवार को हुए विस्फोट। मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गाओमी शहर में 2019 में स्थापित ये संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 11,000 टन कीटनाशक का उत्पादन करता है।哎，我操！哎呦，我那家一个车撞进来了。哎，我操，他一。哎呦，我操！哎呦，你看。
यहाँ एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट हो गया था। विस्फोट के बाद रासायनिक संयंत्र में आग और धुएं का विशाल गुबार उठता हुआ नजर आया। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में मंगलवार को हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लापता है। विस्फोट के कारण आग का विशाल गोला उत्पन्न हुआ और धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊपर तक देखा गया। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्थानीय आपात प्रबंधन ब्यूरो के हवाले से अपनी खबर में बताया कि घटना में 19 लोगों की मामूली चोटें आई है। शिन्हुआ की खबर में कहा गया है कि यह विस्फोट सरकार के स्वामित्व वाली शादोंग युदाओ केमिकल में हुआ, जो शादोंग प्रांत में है। ये कीटनाशक फ्लोरपाइरिफोस के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है। विस्फोट दोपहर के समय हुआ था। इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाली साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गाओमी शहर में 2019 में स्थापित ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 11,000 टन कीटनाशक का उत्पादन करता है। इस संयंत्र में 300 से अधिक लोग काम करते हैं। विस्फोट की सूचना मिलने पर आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने बचाव प्रयासों में सहायता के लिए तुरंत अग्निशमन कर्मियों और चिकित्सकों सहित विशेष कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा। प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों ने बचाव प्रयासों के समन्वय के लिए एक संयुक्त बचाव कमान केंद्र की स्थापना की, जिसमें लापता लोगों की तलाश, घायलों का इलाज, परिवारों की सांत्वना देने और पर्यावरण की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और अब अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर का असर दिख रहा है। अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के बदले हुए तेवर देख पाकिस्तान पस्त पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ाते हुए और शांति की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। भारत के सख्त तेवरों से तिलमिलाए और बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंच गए हैं। पीएम शरीफ यहां राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के साथ बड़े तनाव के बीच अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, अजरबैजान में 3 देशों की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की भी शामिल होगा। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंच चुके हैं। पीएम शरीफ यहां राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के साथ बड़े तनाव के बीच अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अजरबैजान में 3 देशों की एक बैठक भी होने वाली है। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद और व्यापार जैसे सभी मुद्दे सुलझाना चाहता है। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ईरान दौरे के दौरान कही है। शहबाज शरीफ ईरान से पहले तुर्की पहुंचे थे। भले ही पाकिस्तान की ओर से तुच्छ भी कहा जा रहा हो, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का असर दिख रहा है। अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के बदले हुए तेवर देख पाकिस्तान पस्त पड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ाते हुए और शांति की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। भारत के सख्त तेवरों से तिलमिलाए और बुरी तरह से मात खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब दुनिया में घूम घूम कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंच गए हैं। पीएम शरीफ यहां राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के साथ बड़े तनाव के बीच अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, अजरबैजान में 3 देशों की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ साथ तुर्की भी शामिल होगा। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद अब अजरबैजान पहुंच चुके हैं। पीएम शरीफ यहां राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत के साथ बड़े तनाव के बीच अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अजरबैजान में 3 देशों की एक बैठक भी होने वाली है।
पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ इसमें हिस्सा लेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत के साथ कश्मीर, आतंकवाद और व्यापार जैसे सभी मुद्दे सुलझाना चाहता है। ये बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने ईरान दौरे के दौरान कही है। शहबाज शरीफ ईरान से पहले तुर्की पहुंचे थे। भले ही पाकिस्तान की ओर से तुच्छ भी कहा जा रहा हो, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात करेगा। और अब अगली खबर, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले से पुतिन पर भड़के ट्रंप। बोले, आग से खेल रहे हैं, अगर मैं नहीं होता तो रूस ने फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया होता। जिसे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों में बाधा डालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जमकर फटकार लगाई। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि वो बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूक्रेन चाहते हैं, और शायद ये सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रूस के पतन का कारण बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पहले क्रेमलिन का बचाव किया था, उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन पर रूस के हालिया हमले के बाद उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एफपी के हवाले से मॉरिस्टाउन हवाई अड्डे पर ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूं। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिर क्या हो गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि सोमवार से मंगलवार तक रूस ने यूक्रेन पर 60 ड्रोन दागे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके रक्षा बलों ने रात भर में 7 रूसी क्षेत्रों में 99 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। शुक्रवार और रविवार के बीच रूस ने यूक्रेन पर लगभग 900 ड्रोन दागे। रविवार की रात रूस ने 3 साल पुराने युद्ध का अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 355 ड्रोन दागे गए थे। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले से पुतिन पर भड़के ट्रंप। बोले, आग से खेल रहे हैं, अगर मैं नहीं होता तो रूस ने फिर से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया होता। जिसे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों में बाधा डालने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जमकर फटकार लगाई। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि वो बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूक्रेन चाहते हैं, और शायद ये सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रूस के पतन का कारण बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पहले क्रेमलिन का बचाव किया था, उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन पर रूस के हालिया हमले के बाद उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एफपी के हवाले से मॉरिस्टाउन हवाई अड्डे पर ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूं। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिर क्या हो गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि सोमवार से मंगलवार तक रूस ने यूक्रेन पर 60 ड्रोन दागे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके रक्षा बलों ने रात भर में 7 रूसी क्षेत्रों में 99 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। शुक्रवार और रविवार के बीच रूस ने यूक्रेन पर लगभग 900 ड्रोन दागे। रविवार की रात रूस ने 3 साल पुराने युद्ध का अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 355 ड्रोन दागे गए थे। और अब अगली खबर,
फिलिस्तीनियों पर फिर बरसे इजरायली गोली और टैंक। हजारों फिलिस्तीनी जा रहे थे सहायता केंद्र। दक्षिणी गाजा में सहायता केंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई। इजराइल ने एक बार फिर हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। यह घटना तब घटी जब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक दक्षिणी गाजा में सहायता केंद्र तक पहुंचे की कोशिश करने लगे। इसी बीच इजराइल ने अपने टैंक और बंदूकों से उन पर फायर कर दिया। एपी की रिपोर्ट की तो फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई है। इस घटना में कितने घायल हैं या कितने मरे हैं अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एपी के एक पत्रकार ने घटना के बारे में बताया कि मंगलवार को इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई जो फिलिस्तीनियों की बड़ी भीड़ दक्षिणी गाजा में एक नए खुले सहायता वितरण केंद्र जाने की कोशिश कर रही थी। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इस घटना में कोई घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ये गोलीबारी तब हुई जब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली सैन्य लाइनों से होते हुए राफा के बाहरी इलाके में एक अमेरिकी समर्थित एक एनजीओ द्वारा स्थापित वितरण सहायता केंद्र तक पहुंचने के लिए चले थे। बता दें कि इजराइल ने ही गाजा में खाने पीने के सामान का जिम्मा संभालने के लिए इस जगह को निर्धारित किया। सहायता केंद्र का ये दूसरा दिन था। फिलिस्तीनियों पर फिर बरसे इजरायली गोली और टैंक। हजारों फिलिस्तीनी जा रहे थे सहायता केंद्र। दक्षिणी गाजा में सहायता केंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई। इजराइल ने एक बार फिर हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। यह घटना तब घटी जब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक दक्षिणी गाजा में सहायता केंद्र तक पहुंचे की कोशिश करने लगे। इसी बीच इजराइल ने अपने टैंक और बंदूकों से उन पर फायर कर दिया। एपी की रिपोर्ट की तो फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई है। इस घटना में कितने घायल हैं या कितने मरे हैं अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एपी के एक पत्रकार ने घटना के बारे में बताया कि मंगलवार को इजरायली टैंक और गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई जो फिलिस्तीनियों की बड़ी भीड़ दक्षिणी गाजा में एक नए खुले सहायता वितरण केंद्र जाने की कोशिश कर रही थी। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इस घटना में कोई घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ये गोलीबारी तब हुई जब हजारों फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली सैन्य लाइनों से होते हुए राफा के बाहरी इलाके में एक अमेरिकी समर्थित एक एनजीओ द्वारा स्थापित वितरण सहायता केंद्र तक पहुंचने के लिए चले थे। बता दें कि इजराइल ने ही गाजा में खाने पीने के सामान का जिम्मा संभालने के लिए इस जगह को निर्धारित किया। सहायता केंद्र का ये दूसरा दिन था। आगे बढ़ते अगली खबर के साथ। ट्रंप की विलय की धमकियों पर किंग चार्ल्स का जवाब आया है। चुनौतियां बढ़ी लेकिन कनाडा एक मजबूत और आजाद देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकियों के बीच किंग चार्ल्स का बयान सामने आया है। कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए किंग चार्ल्स ने कहा कि बेशक कनाडा एक मजबूत और आजाद देश है और कनाडा के लोगों को अपना लोकतंत्र, बहुलतावाद, कानून का शासन, स्वायत्तता, आजादी और अपने मूल्य बेहद प्यारे हैं और कनाडा की सरकार इन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के विलय की धमकियों को लेकर इससे पहले किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा था। ऐसे में कनाडा की नई सरकार के पहले संसद सत्र के उद्घाटन के अवसर पर किंग चार्ल्स के भाषण पर सभी की निगाहें थी। किंग चार्ल्स ने भी कनाडा के लोगों की चिंताओं को समझा और अपने भाषण में ट्रंप का नाम लिए बगैर कनाडा की आजादी का पूरा समर्थन किया। किंग चार्ल्स ने कहा कि कनाडा बेशक एक मजबूत और आजाद देश है। ट्रंप का नाम लिए बगैर ही किंग चार्ल्स ने ये निशाना दागा। ट्रंप की विलय की धमकियों पर किंग चार्ल्स का जवाब आया है। चुनौतियां बढ़ी लेकिन कनाडा एक मजबूत और आजाद देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकियों के बीच किंग चार्ल्स का बयान सामने आया है। कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए किंग चार्ल्स ने कहा कि बेशक कनाडा एक मजबूत और आजाद देश है और कनाडा के लोगों को अपना लोकतंत्र, बहुलतावाद, कानून का शासन, स्वायत्तता, आजादी और अपने मूल्य बेहद प्यारे हैं और कनाडा की सरकार इन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के विलय की धमकियों को लेकर इससे पहले किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा था। ऐसे में कनाडा की नई सरकार के पहले संसद सत्र के उद्घाटन के अवसर पर किंग चार्ल्स के भाषण पर सभी की निगाहें थी। किंग चार्ल्स ने भी कनाडा के लोगों की चिंताओं को समझा और अपने भाषण में ट्रंप का नाम लिए बगैर कनाडा की आजादी का पूरा समर्थन किया। किंग चार्ल्स ने कहा कि कनाडा बेशक एक मजबूत और आजाद देश है, ट्रंप का नाम लिए बगैर ही किंग चार्ल्स ने ये निशाना दागा। और अब अगली खबर, अगर मुफ्त में चाहिए गोल्डन डोम तो अमेरिका का 51वां राज्य बने कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप का नया पैतरा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी मंशा दोहराई है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में मुफ्त में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कनाडा को इसका हिस्सा बनने के लिए $61 बिलियन खर्च करने होंगे। ट्रंप ने बार बार अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी को 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव देते रहे हैं। कनाडा ने मिसाइल प्रणाली में शामिल होने में रुचि भी व्यक्त की है। गोल्डन डोम का ऐलान ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही किया। इस दौरान ट्रंप ने कई हथियारों का भी जिक्र किया जो दुश्मन के हथियारों से लोगों और देश को बचा सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किया कि मैंने कनाडा से कहा कि जो हमारे शानदार गोल्डन डोम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है उसे हमारी बात माननी होगी। अगर वो एक अलग राष्ट्र बने रहते हैं तो उन्हें $61 बिलियन खर्च करने होंगे। अगर वो हमारे प्रिय 51वें राज्य बन जाते हैं तो उन्हें $0 खर्च करने होंगे। वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अगर मुफ्त में चाहिए गोल्डन डोम तो अमेरिका का 51वां राज्य बने कनाडा, डोनाल्ड ट्रंप का नया पैतरा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी मंशा दोहराई है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में मुफ्त में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कनाडा को इसका हिस्सा बनने के लिए $61 बिलियन खर्च करने होंगे। ट्रंप ने बार बार अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी को 51वां राज्य बनने का प्रस्ताव देते रहे हैं। कनाडा ने मिसाइल प्रणाली में शामिल होने में रुचि भी व्यक्त की है। गोल्डन डोम का ऐलान ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही किया। इस दौरान ट्रंप ने कई हथियारों का भी जिक्र किया जो दुश्मन के हथियारों से लोगों और देश को बचा सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किया कि मैंने कनाडा से कहा कि जो हमारे शानदार गोल्डन डोम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है उसे हमारी बात माननी होगी। अगर वो एक अलग राष्ट्र बने रहते हैं तो उन्हें $61 बिलियन खर्च करने होंगे। अगर वो हमारे प्रिय 51वें राज्य बन जाते हैं तो उन्हें $0 खर्च करने होंगे। वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। और अब अगली खबर, ढाका सचिवालय में बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल तैनात, पत्रकारों के प्रवेश पर सख्ती से रोक। बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को सचिवालय परिसर में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए हैं। सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारे मंत्रालय और महत्वपूर्ण कार्यालयों पर पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश पुलिस की विशेष हथियार इकाई और रेड एक्शन बटालियन की तैनात किया गया। पत्रकारों और आगंतुकों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ढाका पुलिस ने भी सचिवालय और आसपास के इलाकों में सभी प्रकार के रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार सरकारी कर्मचारी नई सेवा अध्यादेश, पब्लिक सर्विस अध्यादेश 2025 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे गए। इससे सचिवालय में प्रशासनिक गतिविधियां ठप पड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश को अवैध काला कानून बताया है। अखबार के अनुसार अध्यादेश के तहत सरकार को अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी करने की ही जरूरत है। ढाका सचिवालय में बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल तैनात, पत्रकारों के प्रवेश पर सख्ती से रोक। बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को सचिवालय परिसर में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारे
मंत्रालय और महत्वपूर्ण कार्यालयों पर पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश पुलिस की विशेष हथियार इकाई और रेड एक्शन बटालियन की तैनात किया गया। पत्रकारों और आगंतुकों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ढाका पुलिस ने भी सचिवालय और आसपास के इलाकों में सभी प्रकार के रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार सरकारी कर्मचारी नई सेवा अध्यादेश पब्लिक सर्विस अध्यादेश 2025 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे गए। इससे सचिवालय में प्रशासनिक गतिविधियां ठप पड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश को अवैध काला कानून बताया है। अखबार के अनुसार अध्यादेश के तहत सरकार को अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी करने की ही जरूरत है। और अब अगली खबर। अब अमेरिका में पढ़ाई मुश्किल हो गई है। छात्रों के नए वीजा इंटरव्यू पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है। अमेरिका में पढ़ाई की सोच रहे विदेशी छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया कि वे नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल न ले। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि प्रशासन विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से 27 मई को हस्ताक्षरित एक आधिकारिक पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई तिथियां तब तक नहीं दी जाएगी जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने कहा, हम व्यक्तिगत वीजा मामलों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम व्यक्तियों के बारे में चुने गए विकल्पों की प्रकृति के बारे में बात नहीं करते। हम जानते हैं कि अमेरिका में आने वाले लोगों की जांच करने की प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हम ऐसा करना जारी भी रखेंगे, चाहे आप छात्र हो या पर्यटक। जिन्हें वीजा की जरूरत है हम उन पर नजर रखेंगे। ये इतना विवादास्पद मामला लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अमेरिका में पढ़ाई मुश्किल हो गई है। छात्रों के नए वीजा इंटरव्यू पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है। अमेरिका में पढ़ाई की सोच रहे विदेशी छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया कि वे नए छात्र वीजा इंटरव्यू फिलहाल न ले। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि प्रशासन विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से 27 मई को हस्ताक्षरित एक आधिकारिक पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई तिथियां तब तक नहीं दी जाएगी जब तक नई गाइडलाइन जारी नहीं होती। इस पूरे मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने कहा, हम व्यक्तिगत वीजा मामलों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम व्यक्तियों के बारे में चुने गए विकल्पों की प्रकृति के बारे में बात नहीं करते। हम जानते हैं कि अमेरिका में आने वाले लोगों की जांच करने की प्रक्रिया को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। हम ऐसा करना जारी भी रखेंगे, चाहे आप छात्र हो या पर्यटक। जिन्हें वीजा की जरूरत है हम उन पर नजर रखेंगे। ये इतना विवादास्पद मामला लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।